हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक मैटर वेव्स। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जानने के बाद ये उसका एक ऐसा चीज़ है जो हम पढ़ना जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव्स। ठीक है, ये मैटर वेव्स क्या होता है, इसको दूसरे तरह से हम लोग डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं। डी ब्रॉगली वेव्स भी इसको कहते हैं और ये मैटर वेव्स भी कहलाता है। तो ये हमारा करंट टॉपिक है, अभी का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मैटर वेव्स या नहीं तो डी ब्रॉगली वेव्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, किसने दिया, क्यों दिया, ये हमें समझना है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस प्यारे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिस टॉपिक का नाम है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स को डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें डी ब्रॉगली साहब ने बताया था कि मैटर हैज ऑल्सो ड्यूअल कैरेक्टर। मैटर ऑल्सो हैज ड्यूअल कैरेक्टर, वन कैरेक्टर इज पार्टिकल नेचर एंड अनदर वन इज इट्स वेव नेचर। ये उन्होंने बताया था। ठीक है, उसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैटर वेव्स। मैटर वेव्स जिसमें मैटर के ड्यूअल कैरेक्टर को बताया जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैटर वेव्स। ठीक है, मैटर वेव्स कहाँ से स्टार्ट होती है कहानी वो पहले समझाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे फोटो विजिबल लाइट को हो या विजिबल लाइट नहीं, विजिबल लाइट से भी ज़्यादा आगे पीछे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको आप एनर्जी भी कह सकते हो, सिंपली रेडिएशन कह सकते हो। तो ये जो रेडिएशन है इसके दो कैरेक्टर हैं, इसके दो कैरेक्टर हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। पहला कैरेक्टर है वेव कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर है पार्टिकल नेचर। पहला कैरेक्टर है वेव नेचर, दूसरा कैरेक्टर है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या लाइट का जो कैरेक्टर है या एनर्जी की जो कैरेक्टर है वो कैसे बताते हैं कि ये वेव कैरेक्टर है, तो वो होता है इंटरफेरेंस की वजह से। अगर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर उनकी वेव कैरेक्टर है तो वो इंटरफेरेंस दिखाएगा, डिफ्रैक्शन दिखाएगा, पोलराइजेशन दिखाएगा। देखिए यहाँ पे मैटर वेव को समझेंगे, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन के दो रूप होते हैं, दो कैरेक्टर होते हैं। जैसे भगवान के निर्गुण और सगुण रूप होते हैं ना, एक निर्गुण रूप होता है, एक सगुण रूप होता है। वैसे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर क्या है वेव कैरेक्टर और दूसरा क्या है पार्टिकल नेचर। समझते हैं, वेव नेचर से, लाइट के वेव नेचर से हम बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे फिनोमेनन को ऑब्जर्व करते हैं जिसमें से इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। तो ये सब चीजें हम लोग वेव कैरेक्टर की वजह से ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर से हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो पार्टिकल नेचर मतलब फोटोन कैरेक्टर ऑफ फोटोन कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फोटोन कैरेक्टर का मतलब होता है बंच ऑफ पार्टिकल्स। फोटोन्स बहुत सारे फोटोन्स हैं, तो फोटोन को एक पार्टिकल बताया और बहुत सारे फोटोन्स रहेंगे, उसको हम क्या कह सकते हैं, बंच ऑफ पार्टिकल्स, बंच ऑफ फोटोन्स। ठीक है, तो बंच ऑफ फोटोन्स से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर समझ में आता है। और पार्टिकल नेचर को सिर्फ बोल देने से काम नहीं चलेगा, पार्टिकल नेचर का मतलब ये हुआ कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे, कुछ इन्वेंशंस होंगे जो प्रूव करेगा, जो साबित करेगा, जो इस बात को क्लियर कर बता देगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है। तो वो सब एक्सपेरिमेंट, वो सब ऑब्जर्वेशन क्या क्या है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, जो हम आपके सिलेबस के बाहर का चीज है। फोटो इलेक्ट्रिक एंड कॉम्पटन इफेक्ट सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पे लाइट फोटोन की तरह काम करता है। ठीक है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटाउंड इफेक्ट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कॉम्पटाउंड इफेक्ट हमारे सिलेबस के बाहर की चीज है, उसे मैंने आपको नहीं बताया है। तो चलिए यहाँ पे वेव कैरेक्टर जो है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इतनी सारी चीजें वेव कैरेक्टर से हम समझते हैं। और ये जो है पार्टिकल नेचर समझते हैं। तो सिंपली समझो, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट में दिख रहा हूँ, तो मैं आंखों से ही देख रहा हूँ, ये मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। या किसी भी ऑब्जेक्ट को संसार में आप देखते हो तो आंख के मदद से ही देखते हो ना, आंख के मदद से ही नहीं देख पाते हैं। लेकिन आंख बंद कर लेंगे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, हाँ सोच सकते हैं। तो कुछ लोग आंख बंद करके सोचते हैं और इमेजिन करते हैं, देखते हैं। बंद आंखों से भी देखा जाता है, लेकिन यह खुले आंखों से ही बात कर रहा हूँ। बंद आंखों से देखने की बात नहीं है। बंद आंखों से कैसे देख पाऊँ? फिजिकल वर्ल्ड को देखने के लिए आपको आंख को खोलनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अगर बंद कर खोलोगे मतलब इमेजिनेशन में जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है कि जो वेब कैरेक्टर है, जो मैंने बताया वेब कैरेक्टर, तो देखने वाला जो चीज है इसमें दोनों चीज है।
देखने वाला चीज जो है, दोनों चीजें, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम किसी चीज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, तो देखने का मतलब क्या है? अगर गुलाब का पत्ता लाल, गुलाब जैसा पिंक कलर दिखता है, इसका मतलब यह है कि पिंक कलर उससे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों में आ रहा है ना, उससे बाद में कलर को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पिंक कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए हमें पिंक कलर दिखता है। तो जो कलर आपको संसार में दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि वो ऑब्जेक्ट उस कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाद में कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी है। रिफ्रैक्शन की मदद से भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वेब कैरेक्टर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है, पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन जो है, ठीक है, रिफ्लेक्शन जो है वेब कैरेक्टर को समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आंखों से जो देखते हैं वो दोनों चीजों को बताता है। लाइट की रेडिएशन, विजिबल लाइट है, लाइट के दो कैरेक्टर को बताता है, वेब कैरेक्टर को ही बताएगा और पार्टिकल नेचर को ही बताएगा। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि देखने वाले प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। जो गैदर किया था, जो जमा किया था, लाइट को जमा करना और फोकस करना आई लेंस के द्वारा, लाइट को जमा करना और फोकस करना, ठीक है, आई लेंस के द्वारा फोकस करना। सबसे पहले लाइट आएगी तो गैदर होगा और फोकस किया जाएगा कहां पर, रेटिना पर। तो गैदरिंग और फोकसिंग मैकेनिज्म जो है वो हम लाइट के वेव कैरेक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात कि ये सब चीजें हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं वेव कैरेक्टर से, लाइट के वेव कैरेक्टर से ये चीज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब रेटिना पे वो लाइट गिरती है तो रेटिना क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, उस लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और वो जो एब्जॉर्ब करती है बाय रॉड्स एंड कॉन्स ऑफ रेटिना, रेटिना के जो रॉड्स एंड कॉन्स है उसको, उसके द्वारा वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करती है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं, ये आधार है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये कौन सा बेसिस पे है, तो ये जो बेसिस है वो पार्टिकल नेचर पे है। और पार्टिकल नेचर किसका, तो विजिबल लाइट का या रेडिएशन का। ठीक है, तो इस तरह से हमने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो कैरेक्टर हैं, पहला वेव कैरेक्टर, दूसरा पार्टिकल नेचर। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको पार्टिकल नेचर बताएगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो आपको वेव कैरेक्टर बताएगा लाइट का। ठीक है, लाइट मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सब एनर्जी के सोर्स है। एनर्जी के दो रूप, कौन कौन, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। वो इतना बात तो समझ में आ गया। तो इसी चीज को आगे चल करके डी ब्रोगली साहब ने क्या किया था वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसी चीज को उल्टा घुमाया था, उल्टा बता दिया। उन्होंने क्या सोचा, आइंस्टाइन साहब के मास एनर्जी इक्विवेलेंस को सोचा, आगे किया, उसी को बेसिस बनाया। ठीक है, फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी यूज किया, इस्तेमाल किया और समझने के बाद उन्होंने प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन को भी उन्होंने साथ में लिया। इन सब को मिला करके उन्होंने सोचा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ड्यूअल कैरेक्टर हैं, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, तो क्या ऐसा हो सकता है कि संसार के जो मैटर्स हैं, सबस्टांसेस हैं, उसमें भी दो कैरेक्टर आ जाए। पार्टिकल नेचर तो पहले से पता है, क्योंकि जितने सारे संसार में ऑब्जेक्ट हैं सबकी कुछ न कुछ पार्टिकल नेचर, सबका कुछ न कुछ पार्टिकल नेचर है। हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ न कुछ लीनियर मोमेंटम होता है। तो यहाँ जीरो लीनियर मोमेंटम को छोड़ दो, कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो उसकी लीनियर मोमेंटम जीरो होती है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो उसका कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम होता है, वो लीनियर मोमेंटम जीरो नहीं होता। ठीक है, बशर्ते उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ डिफरेंट मास होने चाहिए। जैसे मार्कर है, आदमी हो गया, फैन हो गया, इसके बाद फैन तो एक ही जगह रोटेट कर रहा है, उसका भी कुछ, हर एक पार्टिकल्स के अपने लीनियर मोमेंटम होंगे। ठीक है, ट्रक हो गए, बस हो गया, बाइक हो गया, इंसेक्ट हो गए, सबके अपने में कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम, बशर्ते वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तभी तो उसकी लीनियर मोमेंटम जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी। समझ में आ रहा है? तो उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने बताया था कि मैटर के दो कैरेक्टर, अब हम आगे पढ़ेंगे, डी ब्रोगली वेव्स का टॉपिक है उसे हम लोग पढ़ेंगे। ये चीज आपको केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी काम आएगा, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आपको काम आएगा। डी ब्रोगली वेव्स वहां भी आपको पढ़ना है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा, एज वेल एज फिजिक्स में भी आपको इस्तेमाल आएगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं।
ठीक है। हाँ, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं कि ये डी ब्रोगली वेव्स क्या होते हैं। तो मैटर हैज ड्यूअल कैरेक्टर, इट हैज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर तो हम लोग जानते ही हैं कि मास है, कुछ वेलोसिटी होगी तो पार्टिकल नेचर हो ही जाएगी। लेकिन इसका जो वेव कैरेक्टर है वो भी है। कैसे है उन्होंने बताया था, वो किसने, डी ब्रोगली साहब ने। तो डी ब्रोगली साहब ने जो बताया वो फोटोन के कॉन्सेप्ट को लेके बताया। तो फोटोन का पहले बताया कि मास एनर्जी होती है, फिर उसके बाद मास एनर्जी की वैलेंस से जो आइंस्टाइन साहब का जो एनर्जी था उसके हिसाब से एनर्जी इज इक्वल टू mc² बताया होगा। फिर उसी हिसाब से E/c इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोटोन, फोटोन का किसी ऑब्जेक्ट का है ना बता दिया। फोटोन का जो है सो लीनियर मोमेंटम बता दिया, और मोमेंटम लीनियर मोमेंटम बता दिया प्लस उसका वेवलेंथ ही बता दिया। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होगा भाई, वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ होगा प्लैंक्स कांस्टेंट बाय लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेव कैरेक्टर भी आ गया फोटोन की। तो वेव फोटोन की आ गई, तो फोटोन है क्या, पार्टिकल है। यही चीज उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया, यही बात उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अगर फोटोन एक पार्टिकल है, अगर फोटोन पार्टिकल है तो इसके दो कैरेक्टर हो गए, दो कैरेक्टर हो जा रहे हैं। तो संसार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके भी तो दो कैरेक्टर हो सकते हैं। उसी चीज को उन्होंने बताया था आगे, और इसी की वजह से 1929 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। ठीक है, उसी चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं जो पार्टिकल की ड्यूअल कैरेक्टर है उसे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए डी ब्रोगली का वेवलेंथ, ये जो उन्होंने बताया था कि डी ब्रोगली का वेवलेंथ है उन्होंने 1924 में इस थ्योरी को पूरे संसार के सामने प्रकट किया था कि पार्टिकल के ड्यूअल कैरेक्टर होते हैं। पार्टिकल के ड्यूअल कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर क्या, पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर क्या होगा भाई, कुछ ना कुछ तो मास है ही, कुछ ना कुछ मास होगी, कुछ ना कुछ स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, तो इसका लीनियर मोमेंटम ही इसका पार्टिकल नेचर है। ये क्या है, ये मास इनटू वेलोसिटी क्या बता रहा है, तो उसका पार्टिकल नेचर को बता रहा है। क्या बता रहा है भाई, ये पार्टिकल नेचर को बता रहा है। ये वेवलेंथ क्या बता रहा है, ये वेवलेंथ जो उस पार्टिकल से जुड़ी हुई है ये क्या बताता है, ये वेव कैरेक्टर को बताता है। ठीक है, और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फोटोन्स के बारे में कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ये हर एक चीज के लिए वैलिड है, चाहे आपका फोटोन हो चाहे वो मटेरियल ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, h/p, तो यहाँ पे अगर फोटोन होता तो h/m इंटू स्मॉल सी हो जाता। ठीक है, तो ये जो है आपका वेवलेंथ है, वेवलेंथ जुड़ा हुआ है मास इंटू वेलोसिटी से, मतलब लीनियर मोमेंटम से जुड़ा हुआ है। तो डी ब्रोगली साहब ने रिलेट किया, बताया कि मटेरियल ऑब्जेक्ट के ड्यूअल कैरेक्टर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव कैरेक्टर। तो उन्होंने ये बताया कि अंडर द सुटेबल कंडीशंस, अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस, मैटर बिहेव्स एज वेव्स, मूविंग मैटर्स नॉट स्टेशनरी मैटर्स। बात को समझिएगा, अंडर द सुटेबल कंडीशंस, अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस, मैटर मूविंग मैटर्स बिहेव्स लाइक वेव्स आल्सो, दे हैव द वेव कैरेक्टर आल्सो। बात को समझिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट, जो मेटेरियल ऑब्जेक्ट संसार में आप देखते हैं, जो मेटेरियल ऑब्जेक्ट संसार में आप देखते हैं, वो जब मूव करता है ना, मूव कर रहा है, रेस्ट वाला नहीं, रेस्ट में स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, जीरो, लैम्डा क्या होगा, इनफाइनाइट। तो रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, अंडर सुटेबल कंडीशंस, मैंने आपको बोल दिया पहले कि अंडर सुटेबल कंडीशन वो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए, रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूविंग, स्पेसिफिक कंडीशन है, ये कंडीशन में फुलफिल होनी चाहिए। इट इज नॉट वैलिड फॉर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए ये चीज नहीं है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए है। तो डी ब्रोगली साहब ने कहा कि अंडर सुटेबल कंडीशंस मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। दो कैरेक्टर उन्होंने बताया, बहुत तेज थे, पहले आर्ट लिया था, फिर उन्होंने आर्ट से फिर क्या हो गया, साइंस लेकर के उन्होंने रिसर्च किया। बताओ, ये स्थिति है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा स्थिति है कि साइंस लेने से डरते हैं, खौफ खाते हैं, बहुत लोग साइंस से ही भागते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, फिर आर्ट्स पकड़ लेते हैं कि हमें नहीं पढ़ना पड़े। अरे कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जहाँ नहीं पढ़ना पड़े, जहाँ मेहनत नहीं करना पड़े। हर सब्जेक्ट में मेहनत है, हर चीज मेहनत है, बिना मेहनत के कुछ होता ही नहीं। ये एग्जाम्पल है,
डी ब्रोगली साहब का, जो आर्ट्स लिए हुए थे, आर्ट्स से रिसर्च कर रहे थे हिस्ट्री, फिर उन्होंने चेंज करके साइंस ले लिया, जीनियस थे। तो चलिए यहाँ पे वेव कैरेक्टर बताया, मास इनटू वेलोसिटी बता दिया। तो अब सवाल ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि संसार में जितने सारे मूविंग ऑब्जेक्ट है सबके ड्यूअल कैरेक्टर होंगे। पार्टिकल नेचर तो हम लोग जानते ही हैं, तो इसका मतलब उसका वेव नेचर भी होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन वो वेव नेचर जो है कितना है या नहीं है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। समझिएगा कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ समझिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी मास है 1 kg। क्या है? जिसकी मास है 1 kg और जिसकी स्पीड है 6.6 इंटू 6.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये उनकी स्पीड है। तो उसका वेवलेंथ कितना होगा भाई? उसका वेवलेंथ, उससे जुड़ा हुआ वेवलेंथ कितनी होगी? तो यहां देखिए क्या है, यह है उसकी वेवलेंथ जो है वो कितनी होगी? एच कितना है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 kg इंटू 6.6। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आया? -34 जूल सेकेंड। या सॉरी, ये कितना आ रहा है? मीटर आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में है सब, ऐसा यूनिट में है सब, है ना। तो अब ये बताओ कि इतनी जो कम वेवलेंथ है, इतनी जो कम वेवलेंथ है, ये इतनी कम वेवलेंथ भी डिफ्रैक्शन पैटर्न को नहीं दिखा पाती है। क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है इसकी लीनियर मोमेंटम कितनी है भाई? बहुत ज्यादा है, 6.6। ठीक है, 6.6 इंटू कितना? 6.6 क्या हुआ? केजी मीटर पर सेकेंड। ये जो है लार्ज वैल्यू, ये लार्ज वैल्यू है। ठीक है, इतने लार्ज वैल्यू में वेवलेंथ कितना कम आ रहा है? आप देख लो कितना कम आ रहा है। इतना छोटा छोटा भी इसको बताने में सक्षम नहीं होगा। तो ये जो हर एक ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाता है वेव कैरेक्टर, सही है, लेकिन उनका वेव कैरेक्टर लीनियर मोमेंटम के ज्यादा होने की वजह से बहुत बहुत कम हो जाता है, बहुत बहुत कम होता है। वेव कैरेक्टर बहुत बहुत कम होता है। ये जीरो के आसपास आ गया, ये जीरो के आसपास आ जाता है, और जिसको मेजरमेंट भी नहीं कर सकते हैं इस तरह से। इतना कम मेजरमेंट भी नहीं किया गया, बहुत कम वैल्यू है। तो अब हम लोग सोचते हैं कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के लिए तो हमने देख लिया, टेनिस का बॉल है, आयरन का बॉल है, जो कुछ भी है, 1 किलो बहुत होता है, आप केजी कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। इससे छोटा छोटा मासेस कर सकते हो। तो स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो कि लीनियर मोमेंटम ज्यादा आ रहा है, मतलब वो वेव कैरेक्टर थोड़ा सा कम दिखाता है, कम दिखाता है। मतलब जितने सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट संसार में, अगर उनकी लीनियर मोमेंटम को हम ज्यादा कर दें, और नॉर्मली होते भी हैं कुछ जगहों पे, तो उनका वेव कैरेक्टर घट जाता है। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जैसे एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ड्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सब के सब जो है वेव नेचर को दिखाते हैं, बशर्ते ये मूव कर रहे होंगे तब। कारण क्या है कि इनकी मास बहुत कम है। मास बहुत कम होने से इनकी लीनियर मोमेंटम भी बहुत कम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से मूव भी कर रहा हो, इसके बावजूद इसकी लीनियर मोमेंटम बहुत बहुत कम होती है, और कम होने की वजह से वेवलेंथ जो है कुछ लार्ज होती है, लार्ज होती है, जिससे हम लोग जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको जो मेजरमेंट कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है? वेव कैरेक्टर को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाता है। आई बात समझ में? लेकिन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में उतनी क्षमता नहीं होती। आई बात समझ में? स्पेसिफिक कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि पार्टिकल मस्ट बी मूविंग, तो कुछ ना कुछ ये बताएगा, रेस्ट के लिए डिफाइंड नहीं है। और इसके बाद जो जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी लीनियर मोमेंटम ज्यादा है, वहां भी वेवलेंथ की वैल्यू बहुत बहुत कम होती है, जिससे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं, उनके वजह से जो वेवलेंथ आती है उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पाते हैं। और मेजर जो कर पाते हैं, इसी के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या होता है? इन्वेंशन होता है फिर। ठीक है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेव कैरेक्टर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से वेव कैरेक्टर आता है सामने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले समझते हैं, और जो माइक्रोस्कोप है, जो माइक्रोस्कोप उसके बारे में बताएंगे। तो समझिए पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन को जानने से पहले फोटोन के बारे में समझिए। फोटोन का डिफिनेशन अगर आपको पूछे तो क्या बताओगे? फोटोन इज ए क्वांटम ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। सबसे छोटी इकाई होती है एनर्जी की और मोमेंटम की, इसे हम फोटोन कहते हैं। फोटोन इज ए क्वांटम ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम।
आई बात समझ में? चलिए ये बात समझ में आ गई। अब चलिए इलेक्ट्रॉन की बारे में समझते हैं कि मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर वेव कैरेक्टर दिखाता है तो कैसे दिखाता है वो समझिए। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और इसको एसिलेट किया गया V पोटेंशियल में। मान लो एक बैटरी लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड ने किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करके उसकी काइनेटिक एनर्जी को बना दिया K, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू E इंटू V। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या है? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। कितना इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा है ये वोल्टेज है। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई? E इंटू V। और कितना वर्क कर रहा है? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है और पूरा का पूरा वर्क सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होगा क्या भाई? काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/2 mv²। ठीक है, अगर मैं इसको मास से स्क्वायर कर दूं तो मुझे नीचे में भी मास लिखना पड़ेगा, और मास इंटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम होता है, तो यहां लिख सकते हैं p²/2m। तो यहाँ पर क्या होगा? p इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू कितना, वो हमें लिखना होगा ना, 2m/√। ठीक है, अगर आपको लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं याद है तो याद रख लीजिएगा √2 और m के। मेरा नाम याद रख लीजिएगा, मुकेश कुमार है ना, तो √2 इंटू एम के आपको याद हो जाएगा। बस आपको याद करना है √2, इसके बाद लिख दोगे मेरा नाम m के, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे m क्या है? मास, और k क्या है? कुमार नहीं, कि मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो m मतलब मुकेश नहीं यहाँ पर, और k मतलब कुमार नहीं यहाँ पर, m मतलब मास और k मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो उसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि लीनियर मोमेंटम इतना है, तो लीनियर मोमेंटम अगर इतना है तो इससे जुड़ा हुआ देखिए, इससे जुड़ा हुआ वेवलेंथ कितना होगा? एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, एक्सेलरेट किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा उसको एक्सेलरेट की गई है, उसकी स्पीड को हम बढ़ा रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ जो वेवलेंथ है वो कितना होगा? तो उसको लिखेंगे h/√mv है ना, mv कितना है? √2m के, इतना है। आई बात समझ में? तो चलिए इतनी जो चीजें हैं वो, और k के बदला आप क्या लिख लोगे? काइनेटिक एनर्जी के बदला आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे k को रिमूव करो, k को रिमूव करने के बाद लिख सकते हो आप k/2m। ठीक है, k का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मैंने इस चार्ज पार्टिकल के लिए लिखा है, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है तो ये इक्वेशन प्रोटॉन के लिए भी हो सकता है, न्यूट्रॉन्स के लिए भी हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको मैं जनरल इक्वेशन बनाऊंगा। पहले समझो बात को, आई बात समझ? पहले समझो बात को कि क्या मैं कह रहा हूं। तो यहाँ पर जो कहानी आपको दिख रही है कि इलेक्ट्रॉन को तो हमने एक्सेलरेट कर दिया, एक्सेलरेशन करने की वजह से उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻⁻31, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दो, प्लैंक्स कांस्टेंट लिख दो। इन सब को लिखने के बाद जो इक्वेशन आ रहा है वो हमारा है 1.227 बाय रूट अंडर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये भी क्या है भाई? ये भी क्या है ये बताओ? ये भी क्या है? ये है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ये क्या है? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज या पोटेंशियल। ठीक है, आई बात समझ में? ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। तो लेम्डा जो है √v के ऊपर डिपेंड कर रहा है, √v के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब अगर आपने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाओगे तो लेम्डा क्या होगा? कम हो जाएगा, और अगर आपने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को घटाओगे तो लेम्डा क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, लेम्डा क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताया, और मान लो कि हमारा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज v जो है 120 वोल्टेज तक आ रहा है, 120 वोल्ट हम रख रहे हैं। ठीक है, तो लेम्डा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आएगा? 112 मीटर आ रहा है, नैनोमीटर है ना। ये नैनोमीटर में हमने रिप्रेजेंटेशन किया है यहाँ पर। तो नैनोमीटर में जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है, नैनोमीटर में जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है ये किसके लिए है?
इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। जब इलेक्ट्रॉन्स को 120 वोल्टेज दिया जाएगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, तो इसकी वेवलेंथ इतनी नैनोमीटर है, इतनी वेवलेंथ है। और ये जो है वो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है मटेरियल का, सबस्टांसेस के, उसमें जो एटम्स के प्लेन होते हैं ना, एक प्लेन दूसरा प्लेन, इनके बीच जो एक प्लेन दूसरे प्लेन के बीच में जो स्पेसिंग होता है, स्पेसिंग जो होती है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसी के अप्रोक्सीमेटली आसपास ये वेवलेंथ आ रहा है, उसी के आसपास ये वेवलेंथ आ रही है। इसी स्पेसिंग दो एटॉमिक प्लेन्स के बीच में जो स्पेस है, स्पेस की डिस्टेंस है, दो पैरेलल जो प्लेन्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटम्स में, कई सबस्टांसेस में, उसके बीच की जो दूरी है वो इसी लैम्डा के आसपास है। और इसको साबित किया गया है डिफ्रैक्शन से, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन और एक्सरे डिफ्रैक्शन से भी। और क्रिस्टल डिफ्रैक्शन जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन के सेमी टाइप का होता है, एक ही टाइप के होते हैं। तो उससे ये वेवलेंथ को क्या किया गया है, पता किया गया है। ठीक है, और भी कुछ सारा चीज़ हम जानेंगे, अच्छी तरह से बात को समझेंगे। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके थे चार्ज पार्टिकल्स के बारे में। जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, अगर चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लगाया जाएगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V। वो चार्ज पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो ये इतनी काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल ने गेन किया। यहाँ चार्ज पार्टिकल के चार्ज क्या है, Q, और V क्या है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, क्या काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 mv²। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैंने बता दिया। तो इस फॉर्म में हमने लिखा, तो वेवलेंथ जो है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की वेवलेंथ जो है वो कितनी है, h/2 mq इंटू v। यहाँ पे आप इस चीज को याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दोगे, फिर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जितनी होगी वो लिख दोगे, उस चार्ज पार्टिकल की मास लिख दोगे, तो वेवलेंथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हमने लिख दिया, H की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, तो एक वैल्यू मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, अब वही इसी फॉर्मूले का यूज करके आप प्रोटॉन के लिए यूज करोगे, यही फॉर्मूला वेवलेंथ लिखोगे प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए, अल्फा पार्टिकल्स के लिए, और न्यूट्रॉन्स के लिए भी, न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, बस एनर्जी यहाँ पे लिखना 2m इंटू के लिख देना है, और कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, उसको एक्सेलरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सेलरेट किया जाएगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना सकते हो। सिमिलरली अगर मान लो इस तरह से हमने लिखा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इतना है, ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को भी स्क्वायर करके इधर ले आओगे तो इस तरह से स्क्वायर आ जाएगी। जैसे मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भी लिख दिया अगर हमने, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे h²/, ठीक है, h² क्या 2mq इंटू e²। इस तरह से चीज़ें आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ आएगा ना, λ² भी आ जाएगा। ठीक है, λ² आ जाएगा, जो भी है देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, λ² हो जाएगा, है ना, 2mq इंटू v, इसके बाद ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी बेसिस पे शॉर्ट फॉर्म में आपको यूज करना है। एग्जाम में आपको मतलब टाइम नहीं होता तो क्या करोगे, घर पे आप स्टडी करो, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो। टीचर ने क्या पढ़ाया वो भी मायने रखता है, लेकिन उसके अलावे आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। टीचर के पढ़ाई से कुछ भी फायदा नहीं होगा, तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते। अगर आप 1 घंटा वीडियो देखते हो तो 4 घंटा सेल्फ स्टडी करो, समझो उस चीज़ को। जो फॉर्मूला बताया था शॉर्ट फॉर्म में हमेशा याद रखो, और एग्जाम में आपको वो चीज़ काम आएगा। और तब वो काम आएगा जब आप बार बार न्यूमेरिकल्स बनाओगे, बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे, तो आप चीज़ें प्रैक्टिस में रहोगे। प्रैक्टिस में आने से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं।
ठीक है, क्योंकि आप पढ़े होंगे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेव कैरेक्टर अब पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, मूव का एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन जो होती है वो एक्चुअली वेव कैरेक्टर में दिखाता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको बाय द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। 1927 में डेविसन साहब ने और उनके एक फ्रेंड थे, डेविसन एंड जर्मर साहब ने क्या किया था, 1927 में इस एक्सपेरिमेंट को बताया था और 1928 में थॉमसन साहब ने भी इंडिपेंडेंटली इसी चीज पे रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है वो चीज हम समझते हैं कि कैसे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के वेव कैरेक्टर को बताया जा रहा है। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के वेव कैरेक्टर को बताया जा रहा है। तो वेव कैरेक्टर का मतलब क्या है, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन मतलब ये एक फिलामेंट है। ठीक है, यहाँ एक फिलामेंट बल्ब है और लो टेंशन वाली बैटरी है। यहाँ पर ये देखिए लो टेंशन वाली बैटरी है जो इस फिलामेंट से, जो फिलामेंट एमिटर भी कह सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और इसी सिलेंडर के अक्रॉस, ये सिलेंडर का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीम को डायरेक्शन देना, इधर तक ना छितराए। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीम जो है वो क्या करते हैं, इस निकल के ऊपर टारगेट मारेंगे। तो पहले आप समझो क्या कहानी है इसके पीछे। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कैसे काम किया था पहले समझिए, इसका कंस्ट्रक्शन समझिए। ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये इलेक्ट्रॉन गन है। यहाँ से यहाँ तक हम उसको इलेक्ट्रॉन गन कहेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गन है। तो इलेक्ट्रॉन गन देखिए, मैं डायग्राम को क्लियर कर बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन गन ये है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गन का मेन काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करना। लो टेंशन से बैटरी है ना, लो टेंशन से क्या करते हैं, हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इससे एमिट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सिलेंडर के अंदर में जाएंगे और इनको डिफरेंट डायरेक्शन मिलती है। डिफरेंट डायरेक्शन से ये निकल के प्लेट पे स्ट्राइक मारते हैं। ये क्या करते हैं, निकल के प्लेट पे स्ट्राइक मारते हैं, मतलब निकल का जो क्रिस्टल होता है उसके ऊपर ये स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद क्या होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम, मान लो इलेक्ट्रॉन का बीम है, तो आप क्या करो कि सिंगल लाइन बताओ, सिंगल लाइन से इसको रिप्रेजेंट करो तो समझ में आएगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के बीम होते हैं, तो सिंगल लाइन से आप देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन का बीम यहाँ स्ट्राइक करने के बाद फिर इसके ऊपर आ जाता है। ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है जिसको हम कलेक्टर भी बोलते हैं और इसी से जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर। इसी से क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। और ये क्या है, मूवेबल इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। कलेक्टर इज मूवेबल ऑन द सर्किल, सर्किल में ये मूव करते रहता है, एक डिफरेंट रेडियस से क्या करता है, मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन का बीम यहाँ से निकला, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का बीम यहाँ गया और फिर रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पे आ रहा है। और ये जो है थीटा है, ये क्या है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम जा रहा है, फिर ये स्ट्राइक कर रही है। कैसे हो रहा है काम वो समझिए। पहले इनका काम क्या था, इलेक्ट्रॉन के बीम को पैदा करना, प्रोड्यूस करना, फिर इनको एसिलेट करना। किसका काम है, तो हाई टेंशन वाली जो बैटरी है वो क्या करती है, इसको एसिलेट करती है और वो जो एसिलेट करती है 44 से लेकर 68 वोल्ट के बीच में ही एसिलेटिंग वोल्टेज अप्लाई होती है। इसी के बीच में एसिलेट किया जाता है, किसको भाई, इलेक्ट्रॉन्स को एसिलेट की जाती है। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन्स आर एसिलेटेड बिटवीन दिस पोटेंशियल डिफरेंस। इतने पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एसिलेट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एसिलेट होंगे तो इसके ऊपर टारगेट मारेगा, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो गए, ये क्या कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर पे आएगा। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इसको हम कलेक्टर भी कहते हैं और ये कलेक्टर जुड़ा हुआ है किससे, गैल्वेनोमीटर से। इलेक्ट्रॉन की बीम अगर स्ट्राइक करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ तो करंट भी बता देगा, करंट का मेजरमेंट भी कर देगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है ये क्या करता है, ये सर्कुलर प्लेट में मूव करते रहता है और मूव कर करके ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है उसके इंटेंसिटी को बताता है और पार्टिकुलर एंगल के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम का जो इंटेंसिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इंटेंसिटी इसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी से जुड़ा हुआ है करंट, आप जानते ही हो। ठीक है,
इंटेंसिटी से जुड़ा हुआ है करंट, इंटेंसिटी ज़्यादा करंट ज़्यादा, इंटेंसिटी कम तो करंट कम, और डिफ्रैक्टेड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम आ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, करंट जीरो हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में ये हो रहा है कि ये जो करंट हम मेजरमेंट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये जो थीटा है, थीटा जो है वेरिएबल है, अलग अलग थीटा का अलग अलग इंटेंसिटी होती है, अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। और डिफरेंट इंटेंसिटी जो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी जो आ रही है वो क्या हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी है ये एक्चुअली वेव कैरेक्टर बता रहा है। ये जो वेव कैरेक्टर बता रहा है इसको समझिए। ये मान लीजिए निकल का प्लेट हमने बताया, एक लेयर इसका ये, दूसरा लेयर ये, तीसरा लेयर ये, ठीक है, इस तरह से इसके लेयर से। तो एक इलेक्ट्रॉन बीम जाएगा यहाँ पर, फिर स्ट्राइक करेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ जाकर स्ट्राइक करेगा, तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने की वजह से जो यहाँ पर पिक दिखता है, जो यहाँ पर पिक दिखता है एक्चुअली वेव कैरेक्टर। इंटरफेरेंस बिहेवियर आ गया, मतलब समझिए वेव कैरेक्टर आ गया, लाइट की वेव कैरेक्टर आ गई। तो जो जर्मर और डेविडसन साहब का जो एक्सपेरिमेंट है, जर्मर और डेविडसन साहब का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बीम के वेव कैरेक्टर को साबित करने के लिए हुआ था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वेव कैरेक्टर को साबित करने के लिए। तो इंटरफेरेंस होगी इलेक्ट्रॉन बीम का, रिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम के जो इंटरफेरेंस होगी वो क्या बताता है, वेव कैरेक्टर बताता है। तो इंटरफेरेंस से दो चीजें होती है, एक क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसे हम वेव में पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से पिक होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, पिक नहीं होगा, लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा, है ना, इंटेंसिटी उसकी बिल्कुल जीरो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है ना। तो डार्क एंड ब्राइट एंड डार्क जो बैंड्स आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। ये इंटरफेरेंस पैटर्न, इसके बाद डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो मैंने डिफ्रैक्शन बताया, इंटरफेरेंस पैटर्न, पोलराइजेशन, ये सब वेव कैरेक्टर को बताता है, लाइट के वेव कैरेक्टर को बताता है। तो इलेक्ट्रॉन के बीम भी वेव कैरेक्टर को बताते हैं, ठीक है, बात को समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन का बीम भी वेव कैरेक्टर को बताता है। सिंपल वे मैंने आपको डायग्राम देख करके बताया है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बात को समझो। इलेक्ट्रॉन का बीम आएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है देखिए, अलग अलग निकेल में जो एटॉमिक प्लेन्स हैं, पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, इससे जाकर इधर आ गया, फिर इससे जाकर इधर यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, तीसरे से इंटरफेयर कर रहा है। तो इस तरह के इंटरफेयर कर रहा है, इंटरफेयर करके यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट तो करता ही है, यहाँ पर इंटेंसिटी को भी पता किया जाता है, क्योंकि थीटा जो है इंटेंसिटी से रिलेटेड है। और इंटेंसिटी का मतलब समझो वेव कैरेक्टर, इंटेंसिटी का मतलब क्या, वेव कैरेक्टर। वेव कैरेक्टर में क्या होता है, इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम हो जाती है तो सुपरपोजिशन हो जाएगी, वहां पर सुपरपोजिशन तो होती है, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस में क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी लाइट की, वहां पे पिक बताता है, पिक वैल्यू बताएगा, है ना। पिक वैल्यू बताने से क्या होता है कि वेव कैरेक्टर को बताता है। यहाँ पे सिर्फ पिक ही नहीं है, उसके बाद डाउन भी आता है ना। यहाँ समझिए कि पिक कैरेक्टर बताने की वजह से यहाँ पे थीटा जब 50 डिग्री थी, यहाँ देखिए एक पार्टिकुलर सिचुएशन की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे जब थीटा 50 डिग्री का हो गया, जब यही थीटा 50 डिग्री की हो गई और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 54 वोल्ट का हो गया, मतलब ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 54 वोल्ट का हो गया, तब क्या हुआ, तब कहानी क्या हुई कि एक मटेरियल ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन का बीम रिफ्लेक्ट होगा था, इसकी वेवलेंथ आई थी लैम्डा इज इक्वल टू 0.165 नैनोमीटर आई थी। क्या आई थी, लैम्डा इज इक्वल टू 0.165 नैनोमीटर आई थी। और ये जो आया हुआ था ये डी ब्रोगली वेवलेंथ से बिल्कुल मैच कर रहा था, बिल्कुल तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा मैच कर रहा था, ठीक है। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आई है h by p जो हो रहा है ना, उसी के आसपास में इसकी वैल्यू आई थी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास जो है, अप्रोक्सीमेटली 0.165 के आसपास आई थी, है ना, इसी के अप्रोक्सीमेटली आसपास आई थी, ठीक है। तो इसी के आसपास आने के वजह से एक बात तो साबित हो गया कि डी ब्रोगली साहब ने जो बताया था मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के लिए वेव कैरेक्टर, अब इसको साबित हो चुका है, ये बात अब साबित हो गई, ठीक है, ये बात तो अब साबित हो गई। अब ये बात साबित होने से एक रिवॉल्यूशन आ गया, मॉडर्न क्वांटम
मैकेनिक्स का निर्माण हुआ। मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, पहला चीज ये। दूसरा चीज, इन्होंने हेल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी बहुत ज्यादा समझाने में मदद किया। तीसरा, बोर्स के पोस्टुलेट को भी इन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, तो उन्होंने वहां पर भी कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। और इन्हीं के इलेक्ट्रॉन बीम के, डी ब्रोगली साहब के इलेक्ट्रॉन बीम के जो वेव कैरेक्टर हैं, इसी को साबित करके एक अब आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मार्केट में क्या आया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत ही पावरफुल है, हाई रिजोल्यूशन वाला है, हाईली परफेक्ट है। मतलब उसकी रिजोल्यूशन पावर इतनी है कि 15 मिलियन टाइम्स ज्यादा है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो जितने सारे आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप देखते हैं, सब में लाइट के वेव कैरेक्टर को ही दिखाया गया है। वहां पे वेव कैरेक्टर लाइट का दिखाया गया है, वहां पार्टिकल नेचर को नहीं बताया गया। अब अगर आप आंखों से माइक्रोस्कोप से देखते हो, किसी भी माइक्रोस्कोप से आप देखो, नॉर्मल से माइक्रोस्कोप से भी देखोगे, तो वो एक्चुअली कर क्या रहा होता है? वो क्या कर रहा होता है एक्चुअली? वेव कैरेक्टर, लाइट के वेव कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहा होता है। वहां पे वेव कैरेक्टर को इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है, वेव कैरेक्टर की लाइट के वेव कैरेक्टर को दिखा के ऑब्जेक्ट को दिखाता है, हाईली रिजॉल्व करके दिखाता है, हाईली प्रिसाइज करके दिखाता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बता दिए कि 15 मिलियन टाइम्स अच्छा होता है, 15 मिलियन टाइम्स उसका रिजोल्यूशन हाई होती है। किससे? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, ठीक है। 15 मिलियन का मतलब समझ रहे हो कितना होता है? 150 लाख, इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी हाई होगी तो अच्छा सा रिजोल्यूशन भी हो जाता है। लाइट वाइट गिरते रहने, इंटेंसिटी से रिलेटेड वेव कैरेक्टर है, ठीक है, तो इंटेंसिटी ज्यादा आ रहा है। तो जितने सारे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, सब के सब वेव कैरेक्टर को यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी वेव कैरेक्टर को यूज करता है, ठीक है। इसके बाद 1989 में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो साबित किया था लाइट के वेव कैरेक्टर को। फिर 1994 में इंटरफेरेंस फ्रिंज को ऑब्जर्व किया गया था, तो सब के सब वेव कैरेक्टर को ही बताए थे, ठीक है। तो अब हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे हेल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर और भी बहुत सारी चीजें हमें पढ़ना। आई बात समझ में? डी ब्रोगली साहब ने बहुत सारा चीज बताया था और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके वजह से। और देखिए, डेविसन साहब और थॉमसन साहब को भी 1937 में क्या मिला था भाई? नोबेल प्राइज मिला था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए। इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम के वेव कैरेक्टर को साबित किया था। इलेक्ट्रॉन बीम के वेव कैरेक्टर को साबित करने की वजह से इनको भी मिला था अवार्ड, ठीक है, इनको भी अवार्ड मिला था और 1937 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। ओके।